हाय, नमस्ते, वेलकम टू स्टारलिंक एजुहब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल अबाउट फंडामेंटल राइट्स। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में इंसर्ट किया गया है विद आर्टिकल 12 to 35 जो डील करता है कम्प्लीटली विद फंडामेंटल राइट्स। अगर हम इसके बारे में बात करें कि डिराइव कहाँ से हुआ, इंस्पिरेशन क्या है, तो इंस्पिरेशन है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से। तो जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको राइटली बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें लॉन्ग एंड कम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, सो इनफैक्ट द फंडामेंटल राइट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एलोबरेट देन दोस फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएसए। याद रखिएगा कि हमारे कंट्री का फंडामेंटल राइट्स काफी डिटेल्ड है कंपेयर टू यूएसए। वहां से हम इंस्पिरेशन लिए हैं। ठीक है, सो यू कैन सी द फंडामेंटल राइट्स को गारंटी किया है कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। Even they uphold the equality of all individuals, the dignity of individual, the larger public interest and unity of nation. If I talk ahead, like the fundamental rights are meant for promoting the ideal of political democracy, और वो प्रिवेंट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री, और वो प्रोटेक्ट भी करता है लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट द इन्वेशन बाय द स्टेट। तो ये जो ऑपरेट होता है और एज लिमिटेशन ऑन द टिरानी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉस ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो फंडामेंटल राइट है वो एम करता है एज अ गवर्नमेंट ऑफ लॉस, नॉट ऑफ मेन। सो फंडामेंटल राइट्स को ऐसे नाम दिया है क्योंकि वो गारंटी करता है और प्रोटेक्ट कौन करता है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, so they are fundamental also in the sense that they are most essential for the all round development। all round development में क्या होता है? मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल, जो भी इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट है उस पर फोकस करता है, इसलिए हम उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लाइक राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to property, right to constitutional remedies। लेकिन हुआ क्या? राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से बाय 44th अमेंडमेंट 1978, और उसको बना दिया लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो स्मॉल डेटा था ये आपको ध्यान देना है। सो यू कैन सी अहेड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये सब बनते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये याद रखना है। संजन सिंह केस वर्सेस राजस्थान ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान टुगेदर विद पार्ट 4 डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको क्या कहा जाता है? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के बारे में, तो फंडामेंटल राइट्स को ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, जान लिया, लाइक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, गारंटी करता है। तो उसमें कुछ फीचर्स है, लाइक सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स while others are available to all persons whether citizens, foreigner or legal person like corporation or companies। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स है वो किसको दिया गया? सिटीजन्स को दिया गया। और अगर हम कुछ की बात करें जो अवेलेबल है टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन, फॉरेनर, लीगल पर्सन्स। देखिए अभी इंडियन सिटीजन है तो उनको थोड़ा और प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ना, और थोड़ा सा सिक्योरिटी देना पड़ेगा, मतलब वैल्यू, प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम दूसरे को सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, एक प्रायोरिटी कंसेप्ट हो गया है थोड़ा। तो आपको देखना होगा सिटीजन्स को कुछ ऐसे राइट्स है जो बाकियों को नहीं होते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, तो ऐसे भी हैं। दे आर जस्टिसेबल, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट्स में कोई भी आर्टिकल ब्रीच होता है, ठीक है, एज पर दी लॉ, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डोर को नॉक कर सकते हो। आपको नीचे के सारे प्रोसेस लॉ के फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डोर को नॉक कर सकते हो। दे आर जस्टिसेबल, अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। ठीक है,
सो द कॉन्स्टिट्यूशन कंफर करता है फॉलोइंग राइट्स विद प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया, और डिनाई करता है कि ये फॉरेनर्स को नहीं दिया जाएगा। फॉरेनर्स को क्या कहा जाता है? एलियंस। ठीक है, उनको नहीं दिया जाएगा, बाकी ये सिटीजन्स के पास सिक्योर्ड है। तो वो क्या है? फर्स्ट, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। डिटेल में हम एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, अभी बस ये जान लीजिए कौन से ऐसे राइट्स है जो सिटीजन्स को दिए गए हैं और ये एलियंस को नहीं दिए गए हैं। तो वह आपका फर्स्ट आर्टिकल 15, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ये क्या आर्टिकल 16, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30 दोनों कवर अप किया है। तो बहुत सिंपल है ना, 15, 16, 19, 29, 30 बहुत ही सिंपल है। सो मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल, यानी कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Such a law can be made only by the parliament and not by the state legislature. याद रखना, कोई भी लॉ जो रहेगा फंडामेंटल राइट्स का कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। स्टेट का कोई लेजिस्लेचर ये काम नहीं कर सकता है। So that the uniformity throughout the country is maintained as per article 35, कि पूरे कंट्री में क्या रहे? यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट को पूरा पावर दिया है जो भी चेंजेस लाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो मैंने आपको बताया ओरिजिनली 7 थे, बट अब प्रेजेंटली क्या है? 6। तो 6 क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, right to constitutional remedies. So you can see all the fundamental rights have been classified into 6 categories. तो आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 14 से 18 इक्वालिटी। देखिए ना, इक्वालिटी मिला, इक्वालिटी के बाद फ्रीडम, ऐसे पढ़ने के लिए आप अंदाज लगा सकते हो। फ्रीडम के बाद एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एक्सप्लॉयटेशन के बाद रिलीजन के पास चले गए, फिर एजुकेशन लिया, फिर उसके बाद हमने रेमेडी ढूंढ लिया। ऐसे करके आप अंदाज लगाएंगे ना, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, सो इक्वालिटी 14 से 18, फ्रीडम 1922, एक्सप्लॉयटेशन 1324, सॉरी 2324, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2528, एजुकेशनल 2930, रेमेडीज 32, 32 दाग 32 रेमेडी। आपको ये याद हो जाएंगे। मैं जैसे जैसे ये आर्टिकल्स लेकर जाऊंगी ना, आपको ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, बस कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सो यू कैन सी द राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है, मैंने आपको ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया थ्रू 44th अमेंडमेंट 1978। बहुत इजी है, 4 + 4 8, तो 8 आपको डिजिट याद रहेगा। 1978 इट इज मेड लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो लीगल राइट हो चुका है। सो इफ आई स्टार्ट विद द आर्टिकल, तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 12 जो है वो आपके स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। तो इधर टर्म देता है कि स्टेट को किस डिफरेंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। तो इधर स्टेट का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट को स्टेट बोलते हैं, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को स्टेट बोलते हैं, इधर इंडिया है। ठीक है, और लोकल अथॉरिटीज या फिर अदर अथॉरिटीज इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी चीजें आती हैं वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आता है। यहाँ स्टेट का मतलब आपका महाराष्ट्र गुजरात नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब क्या है? एक प्रॉपर प्रोविजंस है। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोविजंस है, तो आपको ये याद रखना है सारी। तो आपको पता है ऑल द अथॉरिटीज में स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज भी आते हैं, लाइक LIC, ONGC, SAIL। So the state has been defined in a wider sense so as to include all its agency. So it is the action of this agency that can be challenged in the court as violating the fundamental rights. So you should know that according to Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of state falls within the meaning of state under Article 12. याद रखिएगा। So next let us talk about Article 13. So Article 13 it deals with laws inconsistent with fundamental right. So here you can see Article 13 declare करता है that all laws that are inconsistent with or in derogation of any fundamental rights shall be void.
अगर हम इसको अलग तरीके से बात करें तो एक एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड करता है लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. This power has been conferred on Supreme Court through Article 32 and High Court through Article 226 that can be declared a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any of the fundamental right. तो ये जो लॉ है, लॉ का मीनिंग ये होता है लाइक परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर टेम्पररी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर. या अगर हम बात करें तो वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, नेचर ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन यानी कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, ऑर्डर हो सकता है, बाय लॉ हो सकता है, रूल हो सकता है, कोई रेगुलेशन या नोटिफिकेशन हो सकता है, या फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लैंड भी हो सकता है लाइक कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. दिस नॉट ओनली अ लेजिस्लेशन बट एनी ऑफ द थिंग वट एवर आई हैव सेड कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट एज वायलेटिंग अ फंडामेंटल राइट. And hence can be declared as void. So you can see Article 13 provides shield to fundamental right by declaring that all law which are inconsistent with or in derogation of fundamental right shall be void to the extent of its inconsistency. तो इसमें आपको देखने में ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन सब आता है. Thus Article 13 impose करता है obligation on the state to respect and implement the fundamental rights और provide करना है जुडिशरी या जुडिशियल रिव्यू पावर. ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू पावर भी मिल जाएगा. So let us talk about equality before the law or the equal protection of law. Article 14. तो आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बहुत ही डीपली होते हैं. तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? It says that state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of law within the territory of India. तो इसमें दो एक्सपेक्ट, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, where no man is above law. So it ensures juristic equality under the constitution. So equality is antithetic to arbitrariness. Equality and arbitrariness are sworn enemies. तो मैंने स्टार्टिंग में आपको फीचर्स में ही बताया था कुछ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स के नेगेटिव कैरेक्टर भी प्ले करते, तो इसमें से एक इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है. सो अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो ये एक ब्रिटिश ओरिजिन कंसेप्ट है. ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कंसेप्ट है. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, द इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोड, या फिर नो पर्सन वेदर रीच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ. यानी कानून के ऊपर कोई नहीं है. सिंपल एक वर्ड, नो मैन इज अबव लॉ, यही आपको याद रखना है इक्वालिटी बिफोर लॉ. बट सर्टेन एक्सेप्शंस है टू इट, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर, पब्लिक सर्वेंट, जजेस, फॉरेन डिप्लोमेट्स एक्सेट्रा हु एंजॉयज इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रिविलेज. तो याद रखना ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो मैन इज अबव लॉ. तो इधर एक एक्सेप्शंस भी है कि उसको दिया गया है जो इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रिविलेजेस पा रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ जो है वो कन्नोट करता है द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस, कंफर्ट एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ. यानी कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि समझ लीजिए मैं पर्सन ए हूँ और आप पर्सन बी हो, हम दोनों इक्वल सर्कमस्टेंसेस में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अगर कोई कानून हम वॉयलेट करें तो हम दोनों को वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा. ठीक है, सर्कमस्टेंसेस इधर एक वर्ड है जो आपको हेल्प करेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है विच इज दैट लॉ शैल बी अप्लाइड इक्वली अमंग इंडिविजुअल हु आर प्लेस्ड इक्वली. इट मीन्स इट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. ठीक है, सो यू कैन सी द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सो यू कैन सी दिस इज पॉजिटिव, और जो पहले हम पढ़े वो क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट. ठीक है, so the Supreme Court held that where equals and unequals are treated differently, Article 14 does not apply. While Article 14 forbids class legislation, like it permits reasonable classification of persons, objects and transactions by the law, but the classification should not be arbitrary, artificial या फिर evasive type. ठीक है.
सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? तो ये जो कंसेप्ट था ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो एलिमेंट है ऑफ द कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ। और इसको प्रोपाउंड किसने किया था? आपको ये पता होना चाहिए। इसको प्रोपाउंड में इधर लिख देती हूँ, ए वी डाइसी, ठीक है, सी वाई। तो ये याद रखना, ये नाम याद रखना है, ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है। तो इनका ये कंसेप्ट था रूल ऑफ लॉ। इनका ये कहना था कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर होना चाहिए, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट इज लाइक इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिचुएशंस, रिच पुअर, ये सब नहीं देखना है, इक्वालिटी होना चाहिए। The primacy of the right of individual, that is the constitution is a result of right of individual as defined and enforced by the court, ठीक है। सो कोर्ट जैसा एनफोर्स किया, डिफाइन किया कोर्ट ऑफ लॉ, वैसा होना चाहिए रहता था कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। सो यू कैन सी रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ में विच ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। सो इट मीन्स नो मैन इज अबव लॉ, सिंपल एंड दैट एवरी पर्सन वॉट एवर बी हिज रैंक और स्टेटस, कोई भी हो, इज सब्जेक्ट टू द जुडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। So it also says that no person shall be subject to harsh, uncivilized or discriminatory treatment नहीं होना चाहिए, even for the sake of maintaining law and order. इसके नाम पे भी आप इतना harsh या uncivilized नहीं कर सकते उसे. So these are three attributes of rule of law, like absence of arbitrary power नहीं होना चाहिए, equality before law, no one is above law, और third क्या बताया था मैंने? Constitution supreme law of land, Constitution ही है supreme law of land. And all law passed by legislature must be consistent with the provision of constitution. अगर legislature कोई law pass कर रहा है तो वो पूरी तरह provision of constitution में ही आना चाहिए, मतलब constitution के दायरे में. So if I talk about Article 15, it deals with prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. तो ये क्या है? This is that the state shall not discriminate only याद रखना ये वर्ड, of religion के नाम पे, race, caste, sex, place of birth और any of them, इसके नाम पे discriminate state नहीं कर सकता है. और state का definition हमने already cover up कर लिया आर्टिकल 12 में. So no citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability या restriction or condition with regard to, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि जात पात कर दिया या रेस कर दिया या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप शॉप ओपन नहीं कर सकते हो, पब्लिक रेस्टोरेंट नहीं ओपन कर सकता, होटल्स या पब्लिक एंटरटेनमेंट, तो आप ये सब हरकत नहीं कर सकते हो, गलत है. यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग, घाट, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स आर डेडिकेटेड टू यूज टू जनरल पब्लिक. जात पात नहीं ला सकते हो आप, ठीक है. रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ ये सब नहीं ला सकते हो कि मुंबई का ये वेल है, इधर से मुंबई का पानी पियेंगे, ये सब नहीं कर सकते हो. ये सब पुरानी फिल्मों में होता था, अब नहीं होता ये सब. अब इसके लिए प्रॉपर लॉ और रूल्स आ चुके हैं. सो यहाँ एक्सेप्शंस भी हैं और वो 3 एक्सेप्शंस ये है टू द जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन. स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. आप बोलेंगे इधर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते थे, पर आपको पता है वुमेन एंड चिल्ड्रन इंडिया में बहुत ही डिप्रेस सेक्शन में आते हैं, ठीक है, जिनको बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं मिला था. ये काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं, ठीक है. तो इनको एक अपलिफ्टमेंट देने के लिए, इनको अवेयरनेस लाने के लिए स्टेट चाहे तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है. तो ये एक्सेप्शंस है, तो आप फाइट नहीं कर सकते वुमेन के लिए क्यों, बच्चों के लिए क्यों, ठीक है, ये रूल है. So next, the state is permitted to make any special provision for the advancement of any socially and educational backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribe. तो देखिए scheduled caste, scheduled tribe या backward, educational backward या socially backward कोई class है, उसके लिए भी state special provision बना सकता है. आप mentally इसको support कर सकते हो, morally support कर सकते हो कि यार ये सही है, होना ही चाहिए. The state is empowered to make any special provision for the advancement of any socially and education backward classes of citizens or for the scheduled caste or scheduled tribe regarding. तो देखिए ये वही है स्टेटमेंट, बट इधर स्पेशल प्रोविजन किस लिए? रिगार्डिंग द एडमिशन
टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस लिंक के लिए देखिए सीट रिजर्व होती हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड, हर जगह देखिए एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द लास्ट प्रोविजन को ऐड कब किया गया था? 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, याद रखिएगा। So next is Article 16. It deals with equality of opportunity in matters of public employment. So it provides for equality of opportunity for all citizens in matters of employment. सबको equal है, सबको employment मिलेगा, and appointment to any office under the state. ये सब citizens के लिए, ये हर एक office को वो क्या कर सकते हैं, fight कर सकते हैं उसके लिए, और उनको appoint किया जा सकता है. So no citizens can be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state on ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence. इसके नाम पे किसी को निकाला नहीं जा सकता है. So again here is something exceptions. तो exceptions क्या है वो देखिए. Parliament can prescribe residence as a condition for certain employment or appointment in state or union territory or local authority or other authority. सिर्फ ये किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास, कि वो एक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, रेसिडेंट इनके लिए ही है. As the Public Employment Requirement as to Resident Act 1957 expired in 1974, there's no such provision for any state except Andhra Pradesh and Telangana. तो ये याद रखना, ये दो स्टेट इस प्रोविजंस में आते हैं. So the state can provide for reservation. State reservation भी रख सकता है of appointment or post in favor of any backward classes that is not adequately represented in the state service. उनको representation नहीं मिला है, सिर्फ इसके लिए reservation होता है. ठीक है. So law can provide that the incumbent of an office related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to particular religion or denomination. तो लॉ उसके लिए भी बनाया जा सकता है. सो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा राइट है जिसे एब्सोल्यूट राइट बोलते हैं. एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये जो भी है वो वही है लॉ. ठीक है. सो इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एज अ प्रैक्टिस. कोई भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सीधा पनिशेबल ऑफेंस रहेगा. सो यू कैन सी the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable by law. untouchability इंडिया में बहुत हुआ है, और आपको पता है जब 4 वर्ण बन चुके थे लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन अर्ली वैदिक एज सब ठीक था प्रोफेशन के हिसाब से, कास्ट एंड ऑल. लेकिन जैसे लेटर वैदिक एज आने लगा, गुप्ता एज आने लगा, धीरे धीरे एजेस आने लगे ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ते गए. ठीक है. लाइक शूद्रास को कोई खड़ा नहीं कर रहा था, तो क्योंकि उन लोग ड्रेन क्लीनिंग का काम कर रहे थे समथिंग, तो जो ब्राह्मण्स होते थे उनको लगता था अशुद्ध हो जाएंगे एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या मिसकंसेप्ट है. तो आपको देखने को मिलेंगे कि अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया है. ठीक है. सो यू कैन सी अनटचेबिलिटी नॉट टू बी अंडरस्टूड इन इट्स लिटररी और ग्रामेटिकल सेंस. और इसको आप बस ये नाम से नहीं अंदाज लगा सकते कि अनटचेबिलिटी क्या है. तो इसको अंडरस्टूड करने के लिए कि वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं एज इट इज डेवलप हिस्टोरिकली. सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अनटचेबिलिटी है इट इज एन एब्सोल्यूट राइट. एब्सोल्यूट राइट को आप क्या देख सकते हो, विच मीन्स देयर इज नो एक्सेप्शन अटैच्ड. ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई एक्सेप्शंस अटैच नहीं किया गया है. तो आपको अगर हम बता दें कि जो ऑफेंसेस हैं अनटचेबिलिटी में आते हैं, लाइक अगर हम बताएं अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, तो जो ऑफेंस कमिट करता है ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी आप पनिशेबल आइदर बाय इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 500 और बोथ. ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, आज के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट 1955 के एक्ट के हिसाब से ये प्रोविजन था. तो आपको ये पता है पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. और ये एक्ट डिक्लेयर करता है कुछ ऑफेंसेस को एज अनटचेबिलिटी. लाइक अगर हम प्रिवेंट करते हैं किसी लोगों को कि पब्लिक वर्शिप नहीं करना है, या फिर बोल रहे ट्रेडिशन, रिलीजन, फिलोसॉफिकल नाम पे अनटचेबिलिटी फैला रहे हैं,
या शॉप, होटल, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट के नाम पे डिनाई कर रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि वो स्केड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, या रिफ्यूज कर रहे हैं उनको एडमिट करना हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल, या प्रीच कर रहे हैं अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम आपको कोई सामान या सर्विस नहीं देंगे। तो ये सब कुछ प्रोविजंस है जो किस में आ जाता है, अनटचेबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना। तो कोर्ट ने डायरेक्टली आर्टिकल 17 को अवेलेबल किया है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल and it is a constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that this right is not violated. ठीक है, तो let us talk about Article 18 abolition of titles. तो अगर हम abolition of titles की बात करें, so abolition of titles में आपको पता है कि no title not been a military or academic distinction shall be conferred by state. State नहीं देगा. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. नहीं ले सकते हैं. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, except without the consent of president. President की permission के बिना वो कोई भी title या फिर कोई भी ऐसी पदवी नहीं ले सकते हैं. उनको इंडियन प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी. No person holding an office of profit or trust under the state shall, without the consent of president, accept any present या emolument or office of any kind from other under any foreign state. याद रखना, कोई काइंड का लाइक टाइटल जो पहले होते थे, महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, ये सब नहीं ले सकते हैं. ठीक है, 1966 से सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल किया था लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. It ruled that this award do not amount to titles within the meaning of Article 18. That prohibits only hereditary title, जो nobility title होता था. So therefore they are not violative of Article 18 as a theory of equality does not mandate that merit should not be recognized. लेकिन ध्यान देना है कि ये जो रूल है that they should not be used as suffix or prefix. ठीक है, अवार्ड जो मिलता है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सफिक्स प्रीफिक्स पे नहीं यूज कर सकते. सो दिस नेशनल अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954. जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई ने डिसकंटिन्यू भी किया था 1977, बट दे वर अगेन रिवाइव्ड इन 1980 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. तो ये याद रखिएगा आप लोग. सो अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम की, तो ये आर्टिकल कवर अप होता है बिटवीन 19 to 22. सो आर्टिकल 19 क्या करता है, गारंटी देता है सारे सिटीजन्स को 6 राइट, और ये 6 राइट के साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे. तो ये 6 राइट बस हेडिंग देकर आप ये मत सोच लेना हमें ये राइट्स है. ठीक है, ये सारे जो डेफिनेशन है काफी डीप जाते हैं. तो देखिए, फर्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको कंप्लीटली फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते, एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डिग्निटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. नेक्स्ट, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. ये याद रखना, आप पीसफुली असेंबली अपना बना सकते हो, असेंबल कर सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स. सो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंप्लीटली राइट्स थे आपके पास. आप इंडियन की कोई भी टेरिटरी में मूव फ्रीली कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. लेकिन यहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड जोन होते हैं, जैसे अगर कोई नक्सल या टेररिस्ट प्रोन जोन हो गया तो कुछ ना कुछ लीगल राइट्स के थ्रू भी स्टॉप किया जा सकता है, या फिर बहुत ही प्रिमिटिव एरिया है वहाँ आपको जाने नहीं देंगे. तो ऐसा कुछ ना कुछ रूल्स है कहीं ना कहीं. राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप कहीं भी सेटल या रिसाइड हो सकते हो, लेकिन अगर वहाँ भी कोई ऐसे पाबंदियां हैं तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. सो यू कैन से राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई जात पात नहीं है. ठीक है, कि ये जाति के लोग यही काम करेंगे, ये सारी चीजें नहीं है. ठीक है, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप सारे ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो 6 राइट्स है इसको प्रोटेक्ट किया गया है अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन. याद रखिएगा, ये सिर्फ किसके अगेंस्ट है, स्टेट एक्शन, यानी कि प्राइवेटली इसका कोई लेना देना नहीं एज एन इंडिविजुअल. सो स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ 6 राइट्स को लगा सकता है सिर्फ आर्टिकल 19 के हिसाब से,
और कोई ग्राउंड पे नहीं। सो अगर हम रेस्ट्रिक्शंस की बात करें, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, मैंने कहा था एक्सेप्शंस होता है, ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी, कि कोई बाहर से अटैक न करे, हमारे जो यूनिटी उसको ब्रेक करने की कोशिश न करे, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस को लेकर विथ फॉरेन स्टेट, या पब्लिक ऑर्डर के नाम से, मैंने कहा था पब्लिक ऑर्डर जो होता है ये स्टेट कोई भी लॉ को पब्लिकली हैंडल करने के लिए सिचुएशन को इमरजेंसी टाइम के लिए इशू कर सकते फॉर 1 वीक 2 वीक फ्यू मंथ्स लाइक दैट। सो डिसेंसी और मोरालिटी को लेकर, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट को लेकर, डिफमेशन को लेकर, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अगर ये टॉपिक आता है तो स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, सो यहाँ हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या है? आर्बिट्री या एक्सेसिव पनिशमेंट से प्रोटेक्शन मिलता है कोई भी अक्यूज पर्सन को, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो या कोई लीगल पर्सन हो, जैसे कि कंपनी या कॉर्पोरेशन। तो इसमें 3 चीज बहुत मैटर करता है, एक है नो एक्स फैक्टो लॉ, एक है नो डबल जियोपार्डी और एक है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो नो एक्स फैक्टो लॉ क्या है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एक ईयर ले लेते हैं, ईयर 2000, ठीक है, और आज क्या है? ईयर 2021, ऐसे 2 ईयर ले लेते हैं, तो आपको ये समझने के लिए इजी रहेगा कि नो एक्स फैक्टो लॉ क्या है। तो इन ईयर 2000 क्या था? जो मर्डर करेगा उसको 5 साल की सजा। अब इन ईयर 2021 क्या है? नहीं, जो मर्डर करेगा उसको 3 इयर्स की सजा। पनिशमेंट थोड़ा कम बता दिया मैंने, तो ये आपको समझने के लिए इजी रहेगा। तो अब क्या हो गया, कोई इंसान अगर 2021 में मर्डर करता है तो उसको 5 इयर्स के हिसाब से पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसको 3 इयर्स के हिसाब से मिलेगा। तो जो अब तक 2000 से लेकर 2021 के पहले तक लोग पनिश्ड हुए हैं, 5 इयर्स के हिसाब से पनिश्ड हुए हैं, और कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते कि हम 5 इयर्स पनिशमेंट मिला, उसे 3 इयर्स क्यों मिला, क्योंकि अब रूल क्या है? प्रेजेंट रूल। तो जो प्रेजेंट रूल रहेगा ना, उसी पे ही बेस्ड रहेगा आपके सारे लॉज। तो आपके प्रीवियस रूल्स को क्या कर दिया जाता है? रिपील कर दिया जाता है। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? नो डबल जियोपार्डी। तो सेम पनिशमेंट बार बार नहीं दिए जाते हैं, अगर वो रिपीट होते हैं तो उसको डबल जियोपार्डी बोलते हैं, अगर रिपीट नहीं होते हैं तो नो डबल जियोपार्डी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सेम पनिशमेंट रिपीट नहीं होता है, पनिशमेंट चेंज होता है। ठीक है, सेम पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, टाइमलाइन चेंज हो सकता है, फॉर्म बदल सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन सेम पनिशमेंट नहीं दिया जाता है सेम पर्सन को। तो ये नो डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता है कि आप गवाही दें या आप अपने अगेंस्ट विटनेस बने, लाइक दैट। सो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या? प्रोटेक्शन है ये अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्सटेंड होता है रूल, ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो हाउएवर इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी कोई केस में अगर आपको कंपल्सरी कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट देना है फॉर एनी लाइक डीएनए टेस्ट एंड ऑल, तो उधर ये चीज अप्लाई नहीं होता है। कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन एक्सेट्रा, कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, तो ये इस पे ये लागू नहीं होता है, लेकिन ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, खुद को बचा सकते हो। So let us talk about Article 21, protection of life and personal liberty, very important article of fundamental right. So declare that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. ठीक है, कोई भी अपने लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं हो सकता है जब तक लॉ ये चीज एक प्रोसेस के थ्रू ना बताए। ठीक है, so you can say according to the Manika case, protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive action but against arbitrary legislative, यानी सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही नहीं, लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू को भी क्या किया जाएगा? ये ध्यान दिया जाएगा। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। याद रखना, राइट टू डाई नहीं है इसमें, और राइट टू गेट किल्ड, ठीक है, जैसे मर्सी किलिंग कहते हैं, ये नहीं है, सिर्फ राइट टू लाइफ है ये। ठीक है, giving the widest interpretation through Article 21.
सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है फंडामेंटल राइट। तो इसमें बहुत सारे हैं, मैंने कुछ इधर लिख के ऐसा मेंशन किया है कि आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है। तो पहला राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 21A में इंसर्ट किया गया था। राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट, आपको राइट टू शेल्टर मिलेगा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत फोकस करती है कि सबको घर मिले। राइट टू प्राइवेसी, कोई भी फोन टैपिंग ये सब नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या होता है, फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है। राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स, तो जो प्रिजनर्स होते हैं तो उनको जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा सुना होगा ना, जेल में भी प्रिजनर्स कभी कभी आपस में फाइट करके एक दूसरे को मार भी देते हैं, तो कोई ना कुछ सीन होता है हेल्थ को लेकर या एनीथिंग, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके प्रोटेक्शन है, कंप्लीट प्रोटेक्शन है। राइट टू लीगल एड, अगर कोई है जो लॉ के अकॉर्डिंगली जस्टिस चाहता है लेकिन लॉयर हायर नहीं कर सकता है, तो एमिकस क्यूरी करके कंसेप्ट होता है जहाँ सरकारी वकीलों को दी जाती है एज अ एड, ठीक है, और वो हायर कर सकते हैं। सो यू कैन सी राइट अगेंस्ट क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट, राइट नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू बॉन्डेड लेबर, तो आप कोई भी बंधुआ मजदूरी में नहीं आ सकते हो। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, आप जा सकते हो। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक जगह आपको बंद कोई नहीं कर सकता है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, तो देखिए ये जो सीरियल में दिखाते हैं डायरेक्ट हथकड़ी लगा दिया, जैसा कोई सीन नहीं होता है जब तक वो इंसान बहुत ही हीनस क्राइम से रिलेटेड ना और वो भाग नहीं रहा है, तब तक उसको हैंड कफिंग नहीं करते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें लाइक राइट टू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आर्टिकल 21A, सो ये स्टेट को बोलता है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दो ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर्स। सेम वे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा लाया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 91 इंक्लूड करता है राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्म एंड राइट टू रिप्लाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ये क्या है। सो 22 ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू पर्सन इन द बोथ काइंड ऑफ डिटेंशन, एक पनिशमेंट वाला और एक प्रिवेंशन वाला। तो आप पनिटिव प्रिवेंटिव को इस तरह पढ़ेंगे, पनिटिव मीन्स पनिशमेंट, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन करना। सो यू कैन सी पनिटिव डिटेंशन क्या है, punitive detention is to punish a person for an offense committed by him after trial and conviction in the court, ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, यानी ये जो पनिशमेंट है कब मिलता है, जब सजा सुनाई जाती है, और प्रिवेंटिव क्या है, सजा सुनाने से पहले। तो आप ऐसे दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको इजी लगेगा ये समझने के लिए। सो इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, तो उसको क्या बोलेंगे, पनिटिव डिटेंशन, ठीक है, क्राइम किया है तो उसको अरेस्ट किया गया है तो पनिशमेंट देंगे, तो ये क्या हो गया, पनिटिव डिटेंशन। सो आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है फॉलोइंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच डिटेंशन, लाइक राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट किया है तो किस बेस पे किया है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लॉयर, वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, तो उनको 24 घंटे के अंदर क्या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग जर्नी, टाइम जर्नी, जो ट्रैवल कर रहे हैं या हॉलीडे आ गया उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। राइट नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, बिना उनके अथॉरिटी का कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे सेफगार्ड अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसमें क्या होगा कि किसी को भी आप 3 महीने से ज़्यादा कैद नहीं कर सकते हो। अगर आप कैद कर रहे हैं तो एक एडवाइजरी बोर्ड को रिफर करना पड़ेगा जिसमें एक हाई कोर्ट का जज बैठा रहेगा, ठीक है। ये डिटेंशन को तभी आप कंटिन्यू कर सकते हो जब आपको वहाँ से परमिशन मिलेगा, और परमिशन के सफिशिएंट ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी बेसिस पे एक्सटेंड किया जा रहा है उस कैदी को कैद करने के लिए, उस कैदी को बताना पड़ेगा आपको ये बेसिस पे और टाइम के लिए कैद किया जाएगा, और प्लस उसको अपॉर्चुनिटी भी देना पड़ेगा सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का। So see, if the detention is for more than 3 months, the matter must be referred to an advisory board in which there shall be a High Court judge. The detention may be continued only where the advisory board considered that there are sufficient ground for further detention.
Grounds of detention must be communicated to the detainee. The detainee must be given an opportunity to make a presentation against the order of detention. So let us talk about right against exploitation through Article 23 and 24. You can see Article 23 ये क्या बोलता है, prohibition of traffic in human beings and forced labor. आप कोई भी ह्यूमन बींग का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो और किसी को भी जबरदस्ती लेबर बना के नहीं रख सकते हो. ये फोर्स लेबर क्या होता है, मान में आपने उनको वर्क पे रखा है और सैलरी नहीं देते हो, तो ये हो गया फोर्स लेबर. सो यू कैन सी, और वैसे भी इसकी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट वाइडली डिस्कस करते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं. तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगर जिसको फोर्स लेबर कहा गया है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर. पार्लियामेंट इनेक्ट किया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 एंड बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 टू पनिश फॉर सच ट्रैफिक. इसमें भी आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक it permits the state to impose compulsory service for public purposes, as for example like military service or social service for which it is not bound to pay. ठीक है, तो कुछ चीजें exceptions में भी हैं. However, in imposing such service, state is not permitted to make any discrimination only on ground of religion, race, caste or class. So आर्टिकल 24 की बात करें तो ये क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. ठीक है, फैक्ट्री में बच्चे काम नहीं कर सकते, हैजार्डस इंडस्ट्री में नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है. इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डस एक्टिविटी जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे. बट इट डज नॉट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क. जिससे कि आपको देखने को मिलेगा मेरा स्टेशनरी का दुकान है और मेरा बेटा उधर काम कर रहा है, लेकिन ये ध्यान दिया जाएगा कि वो एजुकेशन भी ले रहा है और वो अपने फ्री टाइम उधर दे रहा है, न कि एंगेज टाइम दे रहा है. तो क्या वो हार्मलेस जॉब है, स्टेशनरी पे शॉप पे काम करना. फाइन. सो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28. सो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन. फ्रीली आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने रिलीजन को प्रोपगेट भी कर सकते हो, यानी टीच भी कर सकते हो. सो इट सेज दैट ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. आप जो भी धर्म या जो भी आस्था में यकीन रखना चाहते हो आप रख सकते हो, और आपको कंप्लीट राइट है कि आप उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट. बहुत ही सिंपल है. ठीक है. सो रिलीजियस कन्वर्जन क्या है, एज पर सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्रोपगेट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट. तो इसका मतलब ये नहीं आप जबरदस्ती किसी को अपने धर्म में परिवर्तन कर देंगे. वो विलिंगली आया तो अलग बात है, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए. The voluntary conversion is permitted under Article 25 and law can be made against forced conversion. अगर किसी ने forced conversion किया तो law बनेगा, as in the case of MP, Odisha, Rajasthan, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, which have legislated making forced conversion a penal offence. So यहाँ हम बात करेंगे आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. These articles allow every religion denomination or section of it to establish and maintain institution. अपने institution को बना सकते हैं for religious and charitable purpose और manage कीजिए अपना religion खुद से. ठीक है. They can also acquire an own movable, immovable property and administer कर सकते हैं such property as per the law. Law में आता है, उसके हिसाब से वो सारे काम कर सकते हैं. आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो. फाइन. इसमें स्टेट इंटरफियर नहीं करता है. सो नेक्स्ट यू कैन सी आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस. देखिए यहाँ इनको अपने रिलीजन के प्रमोशन के लिए, कोई भी अपना रिलीजन का प्रमोशन करता है उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है. सो इट प्रोहिबिट्स द स्टेट टू इम्पोज टैक्स प्रोसेस फॉर विच आर मेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. It means that state cannot raise a religious tax, है ही नहीं ऐसा, and also that state cannot spend its secular taxes on any particular religion. और state कोई भी particular religion में जाके अपना टैक्स भी नहीं लगा सकता या उसको यूज नहीं कर सकता, as it will go against a secular character. ठीक है.
So let us talk about Article 28. ये डील करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या वर्शिप का जो प्लेस होता है आप आ जा सकते हो, कंप्लीट फ्रीडम है, कोई भी धर्म आपको रोक नहीं सकता। So you can see education institution wholly maintained by the state funds are prohibited from imparting religious instruction. However, कोई institution established होता है कोई trust के through by but administered by state, वो religious instruction को क्या कर सकता है, impart कर सकता है। But this instruction a person can be compelled to attend this instruction। यानी कि क्या है, कोई ट्रस्ट है, उस स्टेट गवर्नमेंट का मदद लेकर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शुरू किया है, ठीक है, प्रोपोगेशन एंड ऑल। सो यहाँ कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन कंपल्शन कोई नहीं कर सकता, ये सब क्या वॉलेंट्री रहेगा। सो लेट अस टॉक अबाउट एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। तो आर्टिकल 29 क्या देता है, कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स दैट एनी शिक्षा इंस्टीट्यूशन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर अपना खुद का है, shall have right to conserve the same। तो उनका प्रोटेक्शन करना उनका कंप्लीट राइट है। सो आर्टिकल 29 ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लैंग्वेज को लेकर भी माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन और रिलीजन को लेकर भी माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा देता है। सो आर्टिकल 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटी कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं इससे। So it grants the following right to minority, whether religious or linguistic। तो क्या है, all minorities shall have right to establish, administer educational institution of their choice। अपने हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। The compensation amount fixed by state for compulsory acquisition of any property of minority education institution shall not restrict या abrogate the right guaranteed to them। या ध्यान दीजिएगा ये, this provision was added by 44th Amendment 1978। क्या है ये, to protect the right of minority। So the act deleted the right to property as fundamental right through Article 31 ताकि इनको protection मिले। So in granting aid, the state shall not discriminate against any education institution managed by minority। तो help करने के तौर पर state किसी के साथ discrimination नहीं कर सकता है। So let us talk about right to property and saving of certain laws through Article 31। तो ये आपको पता है abolition of right to property हम starting से पढ़ रहे हैं। So the Constitution through 44th Amendment Act 1978 omit कर दिया Article 19(1)(f) right to acquire, held, hold and dispose of property और shift कर दिया provision in Article 31। So no person shall be deprived of his property except by law to another article, that is Article 308। The effect of this change is that right to property is no more a fundamental right। आपको ये पता ही है, क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, अब लीगल राइट है, ठीक है। स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज द राइट टू प्रॉपर्टी। सो इफ दिस राइट इज इन्फ्रिंज्ड, एग्री पर्सन कैन नॉट एक्सेस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू ही क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। So if I talk about Article 32, ये है constitutional remedy, very important। It is the very soul of constitution and the very heart of it, ठीक है। इसको बोलते हैं उपचार। तो आपके जो भी constitution में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व आर्टिकल 32 करता है सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से। इट्स अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 क्या है, एक बेसिक फीचर है। So these writs are borrowed from English law where they are known as prerogative writs। इनको writs के नाम से जाना जाता है। Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs for the enforcement of any of the fundamental rights। तो writ issued होता है in the name of habeas corpus, maintenance, prohibition, certiorari and quo warranto। So यहाँ हम बात करेंगे writs के। writs का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का आखिरी आदेश। तो ये आदेश किसी को भी दिया जा सकता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर को दिया जा सकता है, लोअर कोर्ट को दिया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंटल या सेमी गवर्नमेंटल बॉडी को दिया जा सकता है। ये सारे हम पढ़ेंगे कब किसे दिया जाता है। बट ये आखिरी आदेश जो है ये सबको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, वरना कोर्ट एक्शन में आएगा। सो फर्स्ट है आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ,
क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन को अथॉरिटीज क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। जब अरेस्ट करते हैं कोई भी पर्सन को, तो उनके पास रीजन होगा, डे होगा, कॉज होगा। तो बस यही डे, कॉज, रीजन जो है कोर्ट में बताना पड़ता है। यानी कि कोई पर्सन ए को अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट में उसकी हाजिरी नहीं कर रही है, तो उसके घर वाले या वो पर्सन कोर्ट में अपील कर सकता है हेबियस कॉर्पस के लिए। तो कोर्ट आखिरी आदेश देगा उस पुलिस ऑफिसर को या अथॉरिटी को कि आपको ये पर्सन को क्या करना है, सामने पेश करना है सो एंड सो डेट को। तो ये होता है हेबियस कॉर्पस। तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी क्या होती है, मेंटेन रहती है। सो हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ issued to a person or jailer or authority जिसने illegally detain किया है another person in jail to produce the detainee before the court. Issued in order to let the court know on what ground, कौन से ground पे उसे confine किया गया है, and justify the date and causes of his detention. It is the most effective means to check the arbitrary arrest by any executive authority and protect individual liberty. Habeas corpus एक prerogative है available to all aggrieved person alike. Aggrieved person or any other person on behalf of aggrieved क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को फॉर द इश्यूएंस ऑफ दिस रीट। ठीक है। नेक्स्ट इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड देना। सो कमांड किसको दिया जाएगा, ये इश्यू किया जाता है गवर्नमेंटल, सेमी गवर्नमेंटल और जुडिशियल बॉडीज को, like inferior court, tribunal, board, corporation or person requiring performance of a specific duty fixed by law, जो एक particular duty को क्या करे, perform कर रहा है। So writ can be issued only to enforce mandatory legal duty, not a discretionary function, जो उनको करना ही है, mandatory है, उस पे क्या नोटिस भेजा जाएगा, कमांड दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये पर्टिकुलर रोड को 10 दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, तो 10 दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना ही है और ये उनका मैंडेटरी ड्यूटी था, तो इस पे मैंडेमस अप्लाई किया जाएगा। इट कैन नॉट बी इश्यूड टू अ प्राइवेट इंडिविजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्टियोरारी। सर्टियोरारी में क्या होता है, एक हाई कोर्ट ले लेते हैं या फिर कोई भी लोअर कोर्ट, मैं इधर हाई कोर्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हाई कोर्ट क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है। इसने क्या किया, कोई पर्सन ए जो है उसके केस को लेकर कुछ इसने स्टेटमेंट दिया और इसने जजमेंट पास किया या पास करने वाला है। तो ये जो भी जजमेंट पास कर रहा है या पास करने वाला है, इसको लेकर जो हायर कोर्ट होता है वो उससे सर्टिफिकेशन मांग सकता है कि आप कौन से बेसिस पे, क्या रीजन है, क्या जजमेंट है आपका, वो हमें सर्टिफाई करके दो। ये जो सर्टिफिकेशन होता है इसी को बोलते हैं सर्टियोरारी। ऑर्डर इज इश्यूड बाय सुपीरियर कोर्ट, याद रखना, सुपीरियर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल टू ट्रांसमिट द रिकॉर्ड ऑफ अ केस और मैटर पेंडिंग बिफोर देम। तो जितने भी मैटर या केस रिकॉर्ड जो भी पेंडिंग है, सारी चीजें उनको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। If the order of inferior court is found to be without jurisdiction or against the principle of natural justice, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, स्क्वैश्ड कर दिया जाएगा। So its object is secure that jurisdiction of an inferior court or tribunal is properly exercised, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं। Unlike habeas corpus, it should be utilized only by person aggrieved, not by any other person. तो जो पर्सन परेशान है वही इसको क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, उसके तरफ से कोई और पर्सन नहीं कर सकता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है रोकना, टू फॉरबिड। सो इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट, फॉरबिडिंग इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग ऑन एनी केस व्हिच फॉल्स आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट वाला बिना परमिशन का इलाहाबाद के एरिया के केस को सॉल्व कर रहा है, तो क्या हो गया, उसके जुरिडिक्शन के बाहर हो गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हायर कोर्ट क्या करेगा, लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करेगा, बोलेगा अपने दायरे में, अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही आप काम कीजिए, आपको दूसरे क्षेत्र में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको हायर कोर्ट से कोई एक पर्टिकुलर केस का परमिशन मिलता है। सो यू कैन सी in prohibition is available only when the inferior court or tribunal has not yet made a decision. Certiorari can be issued even after the court or tribunal has made a decision. ये बहुत important line है।
So you can see prohibition wholly concerned with matters of jurisdictional defects, whereas certiorari क्या है, only with substantial concern with such defects. The remedies under both prohibition and certiorari lie against the judicial or quasi-judicial, not against executive body. So very important. Co-warranto क्या है? Co-warranto यानी by what authority? For example ले लेते हैं कि जैसे कि पुलिस ऑफिसर का एक पोस्ट है जिसमें रिटायरमेंट एज है 60 और उधर किसी पर्सन एज 65 को कोई भी तरीके से ऑफिसर बना दिया जाता है, गलत तरीके से ब्राइब के थ्रू एनीथिंग उसको ऑफिसर बना दिया जाता है। और जैसे ही ये चीज़ें कोर्ट को पता चलती तो कोर्ट को वारंट इशू करता है उस पर्सन के अगेंस्ट कि आपको कौन से अथॉरिटी के थ्रू ये पोस्ट मिला, बाय व्हाट अथॉरिटी, और उसके बाद वो सीट वैकेंट बता दिया जाता है। तो कोवरेंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी इशूड व्हेन एनी प्राइवेट पर्सन रॉन्गफुली अब्सर्व्स अ पब्लिक ऑफिस, गलत तरीके से वो ऑफिस में बैठा है। इट इज इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ द क्लेम व्हिच अ पर्सन हैज सेट, आप कौन से बेसिस पे यहाँ बैठे हो। द पर्सन अप्लाइंग फॉर दिस रिट मस्ट शो द इंटरेस्ट ही हैज इन द ऑफिस विद रेफरेंस टू व्हिच ही सीक्स द रेमेडी। ठीक है, उसको सब प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये होता है कोवरेंटो। So after completing reads, let us talk about the left of over the article 33, 34, 35. So 33 क्या है, पार्लियामेंट के पास completely लॉ दिया गया है बनाने के लिए, दे कैन restrict या एब्रोगेट कर सकते हैं बाय लॉ के थ्रू फंडामेंटल राइट। किसके एप्लीकेशन में, आर्म फोर्स, पार्लियामेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्ट हो सकता है। आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड कोर्ट मार्शल, जिसमें ट्रिब्यूनल जो मिलिट्री लॉ के अंदर बनाया जाता है वो इंक्लूड है, फ्रॉम द रीट जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इनको आदेश नहीं दिया जाएगा सो फार एज द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न, लेकिन लॉ बनाया जाएगा उसके लिए। ठीक है, ओके। 34 क्या बोलता है, जब मार्शल लॉ फोर्स में कोई भी एरिया में तो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक परमिशन है दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो, इसका मतलब होता है एक्ट, बाय दैट एक्ट रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 lays down that power to make law to give effect to certain specified fundamental right vests only in parliament, सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है जो भी लॉ को लेकर इफेक्ट है वो सारी चीज़ों को वेस्ट करना, यानी कि बताना क्या है इस लॉ में, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर ये स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में नहीं है कोई भी चीज़ फंडामेंटल राइट्स में इंटरफेयर करने के लिए। Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.